टॉपिक। अब हम आते हैं, क्या है अर्ध न्यायिक, यानी अदालतों को लोगों के लिए काम करने के लिए 10 कदम यानी 10 सुझाव दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10 स्टेप्स टू मेक क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स वर्क फॉर द पीपल। आप कहेंगे सर इसको आपने क्यों लगाया, क्वासी जुडिशियल कोर्ट वाले टॉपिक को आपने क्यों लगाया? तो मैंने इसलिए लगाया भाई, सबसे पहले तो आइए आपको दिखाते हैं सिलेबस। सिलेबस देख सकते हैं आप, GS2 पॉलिटी की यूनिट है, राज्य व्यवस्था की यूनिट है, स्टेचुरी रेगुलेटरी एंड बैरियर्स, क्वासी जुडिशियल बॉडीज देख लीजिएगा, क्वासी जुडिशियल जो कई प्रकार की होती है, ये देखिए विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी पढ़ाया है और हम लोगों ने इसके बारे में एक अच्छी समझ बना ली है। क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। तो इसीलिए तो एडिटोरियल क्या कहता है कि जो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो न्यूज क्या है जिस पर, या इश्यू क्या है, न्यूज यानी समाचार, इश्यू यानी मुद्दा क्या है जिस पर यह एडिटोरियल लिखा गया। तो न्यूज या जो मुद्दा है वो ये है कि, यानी न्यूज या मुद्दा ये है कि, न्यूज या मुद्दा है कि ये जो अर्ध न्यायिक निकाय क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो हैं, इनमें मामले विलंबित हैं, यानी यहां पर मामले क्या है, बहुत बड़ी संख्या में, यानी मामलों की पेंडेंसी है या मामले विलंबित हैं। तो यहां पर भी विलंबित न्याय है, याद रखिएगा। यानी इनका गठन जिस उद्देश्य के साथ किया गया था कि यह विशेष क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से न्याय देंगे, टाइम बाउंड होकर के न्याय देंगे, वहां पर यह क्या है, यानी उस स्थिति के साथ ये जस्टिस नहीं कर पा रहे। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी न्यूज है कि वो बेहतर न्याय निर्णयन, समयबद्ध न्याय निर्णयन नहीं कर पा रही है, इसलिए यहां पर विलंबित न्याय की अवधारणा प्रवेश कर चुकी है। तो वहां पर हम विलंबित न्याय को कैसे समयबद्ध न्याय में परिवर्तित कर सकें, उसी के लिए यहां बताया गया है 10 स्टेप्स टू मेक क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स वर्क फॉर द पीपल। अब आप देखिए कितना मजा आया कि नहीं मजा आया, ये है ही भैया। अब आप कहेंगे सर, अब आप ये 10 पॉइंट कोई भी मुझे एम लक्ष्मीकांत में निकाल के दिखाए, चलिए गारंटी दे रहा हूं कि एम लक्ष्मीकांत में मैं भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना, ये पॉइंट आप निकाल के दिखाइए कि क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स को बेहतर ढंग से चलाने के लिए 10 उपाय क्या होंगे, निकाल के दिखाइए। 5 उपाय भी क्या, 3 उपाय भी आपको नहीं मिलेंगे, नहीं तो कमेंट करके आप दिखाइए। तो ये होता है, जैसे लोग कहते हैं ना बेसिक किताबें पढ़ो, बेसिक ये पढ़ो, बेसिक बहुत आसान होता है सिलेक्शन के बाद कि ये कह देना, वो कह देना, ये कह देना। लेकिन मैंने एकमात्र टीना डाबी को देखा है, विश्वास करिएगा, इसीलिए वो इतनी पॉपुलर भी हैं, जो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है, अभी तक के जितने भी फेस आए उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर, आप लोग भी एग्री करेंगे, टीना डाबी। उनका इंटरव्यू पुराने आप सुनिए, 2015 में जब उन्होंने टॉप किया था, 15 में, हाँ 15 ही शायद था, आप जरा वहां देखिए, वो कहती थी कि यानी 80% क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स। अब आप सोचिए, यानी मेंस तो टोटल, उन्होंने कहा, उनके स्टेटमेंट्स आप यूट्यूब पे निकालिए, टोटल करंट अफेयर्स। प्री के लिए उन्होंने कहा जो चर्चा में है उसको आप ध्यान में रखिए, तो आपका प्री भी अच्छा खासा तैयार हो जाता है। लोग कहते हैं बेसिक है, लेकिन वो होता है प्री। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे हाल फिलहाल में सिलेक्शन हो गया, फिर वो एक ट्रेंड चलता है कि एक मैगजीन पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन एक मैगजीन कौन पढ़ लेगा भाई? आपकी मानसिक क्षमता हो सकता है बहुत ज्यादा हो कि एक मैगजीन पढ़ के आप अपना आइडिया निकाल लेते हो, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। उन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है और वो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते ही पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो उनके लिए इजी होता है चीजों को निकाल लेना। आपके लिए कह दिया गया कि एक मैगजीन पढ़ लीजिए, अब बच्चा लग गया एक मैगजीन पढ़ने में, हमारा काम हो रहा है। आप सोचिए कि एक मैगजीन में क्या इतने एंगल आ पाएंगे, आप बताइए मुझे। अरे मैगजीन अब पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा, इतने एंगल लेकर के जब आप मैगजीन को पढ़ेंगे ना, तब मैगजीन को से आप निचोड़ लेंगे, क्या करेंगे, निचोड़ लेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हमें किताबों से भी जुड़ना है, लेकिन उससे कम हमें अखबारों की इंपॉर्टेंस को नहीं देना है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि यहाँ काफी कुछ है, लेकिन हम सीधा बढ़ेंगे कहां पर, देखिए क्वेश्चन भी आया 2016 में, देख लीजिए GS2 अर्ध न्यायिक निकाय। देखिए इससे क्या तात्पर्य, व्हाट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट एग्जांपल्स। देख लीजिए अर्ध न्यायिक निकाय, तो सीधा क्वेश्चन आ गया, कल को पूछ सकता है, अर्ध न्यायिक निकाय को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए क्या सुझाव देंगे आप? तो कम से कम हम आज 10 सुझाव तो पढ़ ही लेते हैं। आप सोचिए फ्यूचर का कंटेंट रेडी हो गया कि नहीं हो गया, आ जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं आता तो कॉन्फिडेंस कि भाई हम तो सब तैयार किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, मॉडल क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज क्वासी, सॉरी, व्हाट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी, ध्यान रखिए क्या है, व्हाट इज क्वासी जुडिशियल बॉडीज, यानी अर्ध न्यायिक निकाय क्या है, तो आप पढ़ेंगे, व्हाट आर द मेलोडीज दैट दीज बॉडीज आर सफरिंग फ्रॉम लेटली, अर्ध न्यायिक निकाय हाल ही में किन विकृतियों से पीड़ित है, यानी क्या यहां पर समस्याएं हैं, तो वही मैंने बताया आपको कि किससे पीड़ित है, विलंबित न्याय से। सजेस्ट रीजनेबल स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज, अर्ध न्यायिक निकायों की दक्षता में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले उचित कदमों का सुझाव। अर्ध न्यायिक निकायों की दक्षता को कैसे बढ़ाया जा सके, यानी जो
केसेस में पेंडेंसी है, उसके लिए क्या सुझाव? तो 10 सुझाव रट लीजिए और कहानी अपनी क्लियर होगी। कैसी रही बच्चों? मजा आ रहा होगा आप लोगों को, याद रखेगा। और ये सारे टॉपिक केवल ऐसे नहीं कि केवल जीएस के लिए, जैसे मैंने लिखा देखिए ए से, अब ये सारी चीजें तो कहीं भी, जैसे पिछला ए से मैंने कराई दिया, सहकारी संघवाद यथार्थ या मिथक, तो जैसे ये टॉपिक है, अब ये ए से में कैसे आ सकता है? यानी कोई भी विषय जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप ये लिख रहे हैं कि भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं, भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं, भारत के सामने कुछ चैलेंजेस हैं। तो अब उन चैलेंजेस को जब आप लिखेंगे, चुनौतियों को आप लिखेंगे, तो उसमें बताएंगे ना कि क्या है, यानी न्यायपालिका में मामलों की पेंडेंसी, इसके अलावा अर्ध न्यायिक निकायों में भी मामलों की पेंडेंसी। तो ये क्या है? बस एक एक पॉइंट आ गया। तो ऐसे ही तो आप स्ट्रांग होते हैं, यानी क्योंकि वहां पर पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन आने वाला, फिलोसफिकल आ रहा है या क्या आ रहा है, लेकिन अगर आप कंटेंट से एकदम से रूबरू होते हैं, हर एक चीज 360 डिग्री एंगल से पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है आपको समस्या नहीं होती। जैसे सूर्य कुमार यादव, आप देखिए सूर्य कुमार यादव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने एक शतक मार दिया कल तो फिर अब उनकी चर्चा की जाए, नहीं करनी चाहिए, उनकी उनके ऊपर एक केस स्टडी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सूर्य कुमार के ऊपर, हम लोगों के लिए भी, यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी। और मैं ऐसी सीरीज क्या करूं, समय ही नहीं मिल पाता, हिंदू ही मेरा अच्छा खासा टाइम ले लेता है, नहीं तो मैं, मतलब, अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है, बॉलर कहां फेंकेगा, फेंको बेटा, तुम यहां फेंकोगे हम यहां आ जाएंगे, तुम यहां फेंकोगे हम यहां आ जाएंगे, तुम यहां फेंकोगे हम यहां आ जाएंगे बॉल, और तुम अगर यहां पटकोगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे, यहां पटकोगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। यानी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बॉलर बेचारा करे तो क्या करे, चारों तरफ से उन्होंने बॉलर को घेर दिया है। क्यों? बिकॉज उन्होंने 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। तो मेरा यही आपसे कहना है, आपसे अनुरोध है कि 360 डिग्री आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। और आप लोग सोचते हैं ना हर एक चीज का नोट्स नहीं होता, आप सुनते चलिए, आपके मस्तिष्क में बातें आती चली जाएंगी, और जब एग्जाम आप देंगे, तो जैसे होता है ना कि आप कोई भी चीज रखिए, तो सबसे पहले आप पहली लेयर रखते हैं, यानी सबसे पहले पहली लेयर, उसके ऊपर फिर कुछ और, फिर उसके ऊपर, भाई जैसे मान लीजिए आप अपनी अलमीरा में कपड़े रख रहे हैं, तो सबसे पहले, फिर उसके बाद, या अपनी अलमीरा में बुक रख रहे हैं, सबसे बड़ी वाली बुक, फिर बुक, फिर बुक, फिर बुक। ऐसे ही आप जो पढ़ रहे हैं ना सालों से, तो आपके मस्तिष्क में लेयर बाय लेयर बाय लेयर, लेयर लेयर बनती चली जा रही है। जब एग्जाम आएगा, अपने आप वहां से कंटेंट बाहर निकलने लगेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीधा यहां पर बहुत सा प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेचुरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी। तो हम पढ़ेंगे क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल, जिससे आप क्वासी जुडिशियल को बहुत अच्छे से समझ पाए। हम पहले इसी को पढ़ेंगे, जिससे कि हम सीधा सीधा अपने टॉपिक पे आ जाएं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जुडिशियल बॉडी क्या होती है, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं। तो ये कोर्ट्स होती हैं, भारत की जो अदालतें होती हैं, भारत की जो अदालतें होती हैं, उन्हें हम जुडिशियल बॉडी या न्यायिक निकाय कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइड जस्टिस, यानी न्याय प्रदान करना। और किस आधार पर न्याय प्रदान करना? देश का जो कानून है, उस देश के कानून के आधार पर, यानी सीआरपीसी, आईपीसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके आधार पर न्याय प्रदान करना, यह है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें न्यायालय भी शामिल है और अन्य ट्रिब्यूनल्स भी शामिल। अब आता है क्वासी जुडिशियल बॉडी, मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉन जुडिशियल बॉडी है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कोई कमीशन, जैसे कोई ट्रिब्यूनल, जो क्या करती हैं? कानून, इंटरप्रेट द लॉ, यानी अर्ध न्यायिक निकाय, आयोग या न्यायाधिकरण जैसे गैर न्यायिक निकाय हैं, जो कानून की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। अर्ध न्यायिक निकाय क्या है? ये गैर न्यायिक निकाय हैं, जो कानून की व्याख्या कर सकते हैं, याद रखिए। और अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि ये जुडिशियल बॉडीज यानी कोर्ट से कैसे अलग होती हैं। तो ऑब्वियस है, कोर्ट यानी न्यायालय का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, उसमें सभी प्रकार के मुद्दे जाते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र विशिष्ट होता है, ये क्षेत्र विशिष्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं ये, क्या होते हैं बच्चों? ये क्षेत्र विशिष्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? ये क्षेत्र विशिष्ट होते हैं। जैसे पर्यावरण एक क्षेत्र हो गया, एनवायरमेंट एक क्षेत्र हो गया, तो पर्यावरण के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। इसके अलावा मानवाधिकार के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। इसके अलावा सूचना के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया। तो आप देख लीजिए, यानी आपका यहीं पर वह प्रश्न, उदाहरणों के साथ बताइए अर्ध न्यायिक निकाय क्या होते हैं, तो आप इसी तरह से उस प्रश्न को अच्छी खासी जानकारी दे सकते थे, यानी उस प्रश्न में अच्छी खासी जानकारी डाल सकते थे, ट्रेडिशनल। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या इस प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हैं कि अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, आपने बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या बगैर करंट का कोई मुद्दा डाले, पहली बात तो आप शब्द सीमा ही नहीं पूरा कर पाएंगे,
ठीक है ना, 12.5 अंकों का है, तो आप मान के चलिए 250 शब्द आपको लिखने हैं। तो शब्द सीमा आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा। कंटेंट कहां से आता है? करंट से। तो इस क्वेश्चन में अर्ध न्यायिक निकायों के समक्ष जो मुद्दे बताए गए हैं वो अगर आपको पता है तो हम अर्ध न्यायिक निकाय भी बता रहे हैं, और मतलब किस प्रकार के होते हैं क्षेत्र विशेष वो आप बता रहे हैं। उसके बाद बता दें कि हाल में यानी कुछ मामले चर्चा में रहे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है मामलों की पेंडेंसी का, मामलों की विलंबता का, यानी समय पर न्याय न देने का, और यह आपने उठा दिया। एक दो पॉइंट अभी और फैक्ट का आ जाएगा वो आप बता दिए। फिर उसके बाद लिखे कि कुछ सुझाव हैं जिनके, यानी बिन मांगा सुझाव आपने टकरा दिया कि कुछ सुझाव हैं जिनके आधार पर, कुछ सजेशंस हैं जिनके आधार पर क्वासी जुडिशियल बॉडी को हम बेहतर, यानी उसके उसकी कार्य प्रणाली को, उसके वर्क कल्चर को हम और बेहतर बना सकते हैं। और वह 10 पॉइंट आप मत लिखिए, उसमें से 3 पॉइंट लिख दीजिए, 2 पॉइंट लिख दीजिए, 5 पॉइंट लिख दीजिए, जैसा आपके पास शब्द सीमा हो, वर्ड लिमिट। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें और भी बातें हैं, याद रखें, ठीक है। अब आता है क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में ही, कि उनका अधिकार कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। यानी वही मैंने आपको पहले बताया, जैसे अभी इन्वायरमेंट बताया, मानवाधिकार बताया। तो जैसे फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार, जैसे लैंड यूज एंड जोनिंग यानी भूमि का उपयोग, और यानी कौन सी भूमि किस काम के लिए उपयोग की जाएगी उसको निर्धारित करना, उसे जोनिंग बोलते हैं। फिर इसके अलावा पब्लिक स्टैंडर्ड्स, सार्वजनिक मानक, इंप्लॉयमेंट ला, रोजगार कानून, इसी प्रकार के, यानी इनका क्षेत्र विशिष्ट होता है। ये सब उनके क्षेत्र बताए गए हैं, याद रखेगा, ठीक है। क्लियर है एकदम अच्छे से? सभी बच्चे बताएं। और जो भी डिसीजन, अंतिम बात जो महत्वपूर्ण है, कि जो भी डिसीजन क्वासी जुडिशियल बॉडी लेती है वो क्या होता है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी कानून होते हैं उसके तहत लेती है, और वह लोगों को मानना होता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है यहां पर अपना एडिटोरियल स्टार्ट होता है, व्हाट इज द इशू। तो इस समय यानी ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, इसको आप रख लीजिए, बाई क्वासी जुडिशियल एजेंसी, यानी अर्ध न्यायिक एजेंसियों में ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस है, स्पेशली विशेष रूप से जो राजस्व के मामले संभालने वाली क्वासी जुडिशियल बॉडी है, याद रखिएगा, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है, बस इतना ही आपको रखना है। और उसमें भी यानी जो राजस्व के मामले संभालती हैं उनमें से भी जो लैंड के मामले संभालते हैं यानी भूमि के, जो टेनेंसी के यानी किराएदारी के, जो एक्साइज यानी उत्पाद शुल्क के, जो आर्म्स के यानी हथियार के, जो माइनिंग के यानी खनन। तो इन सभी क्षेत्रों में जो काम करने वाले अधिकरण हैं, लैंड, टेनेंसी, एक्साइज, आर्म्स एंड माइनिंग, यानी भूमि, किराएदारी, उत्पाद शुल्क, हथियार और खनन। तो इसी में यानी ह्यूज पेंडेंसी है, याद रखेगा, वर्षों से यहां मामले लंबित है। तो ये हो गई न्यूज, इसको आप रख लीजिएगा, जो आपके सिलेबस के साथ सीधे सीधे इंटरलिंक हो रहा है। अब यहां कहते हैं भाई, राइटर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखेगा, राइटर साहब कहते हैं कि जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं यानी अर्ध न्यायिक निकाय है, इनका, इनकी फंक्शनिंग, इनका कामकाज बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटते हैं, याद रखेगा। ऐसे में अगर वो समय पर न्याय नहीं दे पाते हैं तो इससे जो भी न्याय प्राप्त करने वाले नागरिक हैं उनका उत्पीड़न होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पेंडेंसी केस अगर है तो क्या क्या होता है। तो इसी पर राइटर कहते हैं, क्योंकि जो शासन है, जो संविधान, इसका लक्ष्य क्या है, हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम समय पर न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो हम नागरिकों के जीवन को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। अब आता है कि आखिर ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, अब यहां पर केवल रेवेन्यू पर मत रहिएगा कि रेवेन्यू वाला, यानी कोई भी अथॉरिटी हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, उनके सामने कौन कौन सी समस्या। फिर यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया, एक टॉपिक आपके पास आ गया, ध्यान रखिए क्या आ गया, एक टॉपिक यहां पर आ गया आपके सामने, आप देख सकते हैं। अब लिख लीजिए एक प्रश्न कि अर्ध न्यायिक निकाय से, क्वासी जुडिशियल बॉडीज से आप क्या समझते हैं। उसके बाद लिख लीजिए कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने आज कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं। तो ये चुनौतियां हैं और वो 10 कौन कौन से समाधान है। तो चुनौतियां आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती, यानी अगर मामलों में पेंडेंसी है तो उसका रीजन भी, उसका रीजन है कि भाई कर्मचारियों की संख्या कम है, अंडर स्टाफ्ड है, यार पता नहीं रोजगार की क्या स्थिति है, लेकिन मतलब निकालना चाहिए वैकेंसी। क्या है, कर्मचारी, कर्मचारियों की कमी है। अब ऐसे में अगर कर्मचारियों की संख्या, पहला ही पॉइंट बता दिया गया कमी है, तो बच्चे कितने, कुछ कर्मचारी, कुछ कर्मचारी पर जो कार्य का बोझ होगा वो ज्यादा होगा, और कार्य का बोझ, याद रखिएगा, अगर किसी के ऊपर भी कार्य का बोझ है तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर ढंग से निकल नहीं सकती। पूछिए कैसे, मैं समझाता हूं।
अरे भाई आप सोचिए कि जैसे पिछले एक हफ्ते आप पढ़ाई मत करिए और पीछे एक हफ्ते का हिंदू ही आपका रह जाए, मैं हिंदू की बात करता हूं, या किसी अन्य विषय की, आप अपने ढंग से सोच लीजिए। एक हफ्ता हिंदू मत करिए, हिंदू का बोझ आपके ऊपर इकट्ठा हो गया कि नहीं, कि सर 12 घंटे का लेक्चर तो मुझे अब कहीं कहीं, यानी हफ्ते का 6 6 दुनाई 12, तो 12 घंटे का बोझ, तो स्वाभाविक है आपका परफॉर्मेंस खराब होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? क्योंकि फिर आपका ऑप्शनल का टाइम जाएगा, आपका एथिक्स का टाइम जाएगा, आपका सोने का टाइम कम होगा, जिसका इंपैक्ट आगे होगा होगा। तो ऐसे में कम कर्मचारी, जिम्मेदारी ज्यादा, आउटकम खराब होने लगता है, याद रखेगा। इसके अलावा जो ये कर्मचारी हैं, यानी पहली समस्या, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या है कि वो प्रशासनिक कार्यों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, प्रोटोकॉल को मेंटेन करने में, कोऑर्डिनेशन करने में, ठीक है। तो इसमें लगे हुए हैं, यानी न्याय पर उनकी जो भूमिका है वो कम है। इसके अलावा बहुत से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी जो चेयर पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं, जिनको डिसीजन करना है, उनको लॉ एंड प्रोसीजर का ज्ञान ही नहीं, उन्हें कानून और प्रक्रियाओं का ज्ञान ही नहीं। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो कौन कौन से मुद्दे झेलने पड़ रहे हैं, ये आप इसको रट लीजिएगा। और अब उन्हीं मुद्दों में कौन सबसे जटिल मुद्दे हैं जिनका सामना इन क्वासी जुडिशियल बॉडीज को करना पड़ रहा है। मोस्ट क्रिटिकल इश्यू फेस्ड बाय दीज सिस्टम्स, मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज फेस्ड बाय दीज सिस्टम, यानी सबसे क्रिटिकल इश्यू कौन कौन से हैं। तो पहला आप रट लीजिए, दूसरा रट लीजिए, मजा आ जाएगा। पहला, लैक ऑफ एडिक्वेट सुपरविजन, पर्याप्त पर्यवेक्षण का अभाव, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, ठीक है ना। क्या है, इनका सुपरविजन नहीं है, ये जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, चलने दो। जब सुपरविजन नहीं होगा, मान लीजिए आप ही का सुपरविजन ना हो, सुपरविजन मतलब मम्मी पापा ने पूछ लिया, भाई ने पूछ लिया, भाई क्या पढ़े हो, ठीक है। तो एक तो ये कमी है, और दूसरी कमी है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ लैक ऑफ डेटा, नहीं डेटा की कमी, ठीक है। यानी कई राज्यों में तो डेटा ही नहीं कि केस कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहां डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। अगर डेटा नहीं है तो आपको, आप मुझे बताइए, अगर डेटा नहीं है और ऑब्जर्वेशन नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ऑब्वियस है, जब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, यानी हायर अथॉरिटी के पास, तो फिर वो कर्मचारियों की संख्या, अरे बढ़ाएगा कैसे, उस तो मस्त है, उसे ये लग रहा है कि सिस्टम अच्छा चल रहा है। इसके अलावा जो हमारी प्रेस है, यानी लोकतंत्र का फोर्थ पिलर, चतुर्थ चतुर्थ स्तंभ, हमारी मीडिया या हमारी संसद, शायद ही इन विषयों पर कभी चर्चा करती हो। डेटा ही नहीं, चर्चा क्या करेंगे। तो ये हो गया, यानी क्वासी जुडिशियल बॉडीज में क्या अंतर्निहित चुनौतियां हैं, कमियां हैं। आई होप इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब आता है अगला पॉइंट, व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव मैटर्स। भाई अब ऐसे समस्या बताने से काम तो नहीं चलेगा, कुछ सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। तो सोल्यूशन आपके सामने क्या है, आप देख सकते हैं। तो यही कहा गया कि एक बहुआयामी मल्टी प्रोंग्ड एक्शन प्लान की जरूरत है। और वही 10 उपाय जो बताए गए मेरे प्यारे बच्चों, रट लीजिएगा इसको, क्या है ये जो 10 उपाय बताए गए हैं, इनको धपाधप रट लीजिए, आ जाएगा मजा। 10 स्टेप्स टू मेक क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स वर्क फॉर द पीपल। अर्ध न्यायिक अदालतों को लोगों के लिए काम करने के लिए 10 कदम। पहला, यानी सरकार की भूमिका, गवर्नमेंट को घेरा गया है कि गवर्नमेंट, यानी जब कोई भी सरकार बने तो वह सरकार क्या करे, अपनी प्राथमिकता, हर एक सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है, अपनी प्रायोरिटी होती है। तो सरकार अपने शासन संचालन की प्रक्रिया में प्राथमिकता दे किसको, अर्ध न्यायिक निकायों को, ठीक है ना। पहला एक आ गया, यानी वो इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपना एक विजन दे। जैसे मान लीजिए सरकार बनी तो संसद में सरकार की तरफ से भाषण दिया जाए कि भाई हमारी तरफ से हम जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज में इश्यूज हैं उस पर हमारी निगाह है। तो पहला तो ये होता है। दूसरा क्या, ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज काम कर रहे हैं ना, ये कैसे काम करें, इसका डिटेल डेटा होना चाहिए, क्योंकि डेटा लेड गवर्नेंस। आप सोचिए कि जब आप नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं @75 न्यू इंडिया, जो कि मैंने अपने यूपीएससी वाली चर्चा पर बहुत विस्तार से पढ़ाया है, जो एस्पिरेंट बाद में मुझसे कनेक्ट है, एक बार वहां पर जाकर के प्लीज ढूंढिए। नीति आयोग @75, यानी जब 75वें वर्ष में हिंदुस्तान होगा, नीति आयोग के अनुसार वो कैसा होगा, इस पर उनका एक विजन डॉक्यूमेंट आता है, जिसका हर चैप्टर मैंने कराया है यूपीएससी वाली चर्चा पर। तो उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान को डेटा लेड गवर्नेंस पर काम करना पड़ेगा, यानी डेटा के बिना कुछ ना होने वाला, सिंपल सी बात, ठीक है। और आपके पास यहाँ डेटा ही नहीं, तो ऑब्वियस है दूसरा पॉइंट है कि भाई डेटा इकट्ठा करिए। क्योंकि अगर डेटा इकट्ठा हो गया तो इससे जो भी वहां काम करते हैं ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनको पता है कि ये डेटा ऊपर जा रहा है, इसको चेक किया जाएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा, यानी अकाउंटेबिलिटी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। दूसरा दूसरा फायदा क्या होगा, अगर डेटा है तो आपको ये भी पता ना कि भाई केस इतने हैं, काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या इतनी है। तो ऐसे में इतने और इतने का रिलेशन नहीं, तो आप क्या करेंगे, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे, याद रखिएगा।
और इसका एक और फायदा होगा कि अगर डेटा है और हमें पता लग गया कि केस ज्यादा है, काम करने वाले कम, और हमें समय पर न्याय देना है, तो हम क्या करेंगे, यानी अतिरिक्त अधिकारियों को भी नियुक्त कर देंगे, यानी विशेष कुछ समय के लिए, जिससे डिसीजन हो सके जो विशेषज्ञ होंगे। तीसरा क्या बताया गया, यानी साफ कहा गया कि जस्टिस से संबंधित, न्याय से संबंधित सभी काम को संभालने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिस पर आप कंप्लेंट्स दर्ज कर सकें, ठीक है ना, जहां से किसी आरोपी के विरुद्ध सम्मन जारी किया जा सके, जहां पर न्यायालयों के बीच जो केस रिकॉर्ड होता है उसको, यानी केस को रिकॉर्ड किया जाए और आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भी किया जाए, ठीक है। ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी डिसीजन होते हैं उनकी कॉपी भी दी जा सके। चौथा पॉइंट हो गया, ये भी अच्छा पॉइंट है, जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उनका एनुअल इंस्पेक्शन होना चाहिए, यानी अधीनस्थ न्यायालयों का वार्षिक निरीक्षण होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे में जब इनका निरीक्षण होगा एक प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। चौथा पॉइंट ये। पांचवा पॉइंट क्या है, इन पर एक अनुसंधान करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इन पर एक क्या है, यानी अनुसंधान किया जाए, इंटर डिसिप्लिन मोड में एक रिसर्च किया जाए, ठीक है। तो ये कहा गया है। इससे क्या होगा, यानी इंटर डिसिप्लिन का मतलब कि पूरे सिस्टम जहां से क्वासी जुडिशियल बॉडीज काम कर रही हैं, उसके साथ साथ उसमें जो मेंबर्स हैं उनके डिसीजन की जो संख्या है, कितने कर्मचारी हैं, इन सभी विषयों पर एक रिसर्च भी होना चाहिए, याद रखिएगा। वो उनकी ट्रेनिंग हो जाएगा वह रिसर्च। फिर 6 पॉइंट कहा गया है, याद रखिएगा, समय समय पर क्या करना चाहिए, जो भी निर्णायक अधिकारी होते हैं, यानी जो वहां पर निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, याद रखिएगा। जिससे, यानी समय पर, सिंपल सी बात, समय समय पर सबको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार नौकरी पा गए हैं तो बस उसी के आधार पर वो चलते रहने, समय समय पर उन्हें ट्रेन करो, याद रखिएगा, जिससे कई गुना लाभ होगा। सातवां क्या कहा गया, कि इनका एक स्टेट इंडेक्स भी बनाना चाहिए, राज्य सूचकांक बनाया जाए, किनका, क्वासी जुडिशियल जो कोर्ट्स होते हैं, अर्ध न्यायिक जो न्यायालय होते हैं, ये किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका एक स्टेट इंडेक्स है कि यानी गुजरात में कितना अच्छा काम किया, यूपी में कितना अच्छा काम किया, यानी किसकी रैंकिंग कितनी। ये भी बहुत बढ़िया, इससे इनमें आपस में कंपटीशन होगा और आउटकम अच्छा आएगा, मामलों की पेंडेंसी कम होगी, याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, कि जो भी महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, यानी निर्देश होते हैं, उनको संकलित किया जाए, कलेक्ट किया जाए, और जिस कोई भी क्वासी जुडिशियल बॉडी हो उसके पोर्टल पर प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी से निचले स्तर की जो एजेंसियां हैं, डिसीजन होने के बाद जो इन विषयों पर काम करती हैं, उनको भी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा न्यायिक कार्य संभालने वाले अधिकारियों के अधिक कठोर प्रारंभिक प्रशिक्षण, यानी जो भी अपॉइंट हो रहे हैं उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण बहुत कठोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें। और अंतिम पॉइंट है, प्रोसीजरल रिफॉर्म की जरूरत है, जैसे यानी कि स्थगन को कम करना, होता नहीं कि जैसे सनी देओल कहते हैं क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है मिलॉर्ड, तो केवल तारीख पे तारीख। तो वही है, तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए, यानी एक दो बार में ही कोशिश होनी चाहिए कि केस को बेहतर ढंग से निपटाया जाए। ये किया जाना चाहिए, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही था, बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं। तो बस 10 रिफॉर्म आप आसानी के साथ यहाँ डाल दें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कैसा लगा बच्चों, मजा आया कि नहीं, अब सोचिए आप। अलग अलग पॉइंट मैं कहता हूँ इसका, जितना पढ़ा रहा हूँ ना, 30% भी माइंड में आ गया ना, सफिशियंट है वो। यूपीएससी 50% पे रैंक लगती है, वो भी 50% जिनके टोटल मार्क्स आ गए। तो सोचिए 50% प्रीलिम्स में भी चाहिए, कितना इजी एग्जाम है, टफ भले लगता है, लेकिन हमारी आदत होती है ना, मतलब हम टफ को ही देखते हैं, ये तो सोचते नहीं यार, अरे यार सर की बात सही है, 50% तो प्रीलिम्स होता है, भले टफ है लेकिन होता तो प्रीलिम्स 50% पर ही है ना। कभी सोचा आपने इस विषय पर, कि भले टफ है लेकिन होता कितने पे, 42% पर, 43%, 100 में 43। सी सेट कितना, केवल पासिंग मार्क 33%। सोचिए मेंस कितना, 50% जो पा रहा है उसकी रैंक लग रही 1 to 20 के बीच में है, वो 50% वाला। तो भाई हमें तो, हम कुछ भी पढ़े उसका 30-40% दिमाग में आ रहा है, यूज करने की कला 60% आनी चाहिए, पढ़ने की कला 40% आनी चाहिए, आप आसानी के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी पढ़ना कम है, यूज ज्यादा करना है, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, चल ही रहा है, सब चल रहा है, ये भी चल रहा है।